जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रही, लोकसभा में बोले पीयूष गोयल। भगवा आतंकवाद कहने वाले कांग्रेस नेता माफी मांगे, मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले पर बोली उमा भारती। भयानक बारिश का रेड अलर्ट। डिंपल के अपमान पर दोहरी उलझन में फंसी अखिलेश यादव की पार्टी। रूस ने बरपाए कहर, यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश। हर दिन 1000 फिलिस्तीनी बच्चे मरेंगे तब मानेंगे भूखमरी है। ट्रंप के एक्शन पर कुछ ऐसी तैयारी में भारत। मुझसे निपट लो, क्यों प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो, राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले अमित शाह। मिहिर तुलसी के रिश्ते की अग्नि परीक्षा, दूसरे एपिसोड में महा ट्विस्ट। बचपन में सुदेश लहरी के पास नहीं थे पैसे, कॉमेडियन बोले मैं अनपढ़ हूं, कभी स्कूल नहीं गया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में अमेरिका की ओर लगाए गए टैरिफ पर सरकार का रुख साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 में भारत और अमेरिका ने एक न्याय संगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए के लिए बातचीत शुरू की। इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 नई दिल्ली में आयोजित पहली डिजिटल मीटिंग में चर्चा के दौरान व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर की भौतिक वार्ताएं हो चुकी है। इसका मकसद TOR के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देना था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर उमा भारती ने कहा कि भगवा आतंकवाद कहने वाले कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कलंकित करने का प्रयास किया गया था। साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों के बरी होने पर मैं राहत महसूस कर रही हूं। बता दें कि एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। उमा भारती ने कहा कि मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति खौफ पैदा करने के लिए यह कांग्रेस द्वारा साजिश की गई थी। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे आर्मी ऑफिसर को प्रताड़ित करना, ये सब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की साजिश थी। जिस तरह की यातनाएं साध्वी प्रज्ञा को दी गई वे बेहद अमानवीय थी। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से सड़कें भरी हुई है, कई जगहों पर बाढ़ आ गई है और देश के कई राज्य कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। देश के तमाम हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून देश के विभिन्न भागों में मजबूत है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नया सिस्टम बनने से मानसून को और मजबूती मिली है। इसका असर दिल्ली, एनसीआर में भी देखा जा रहा है। बुधवार देर शाम को देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई थी। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला गुरुवार 31 जुलाई 2025 को भी जारी रहेगा। सामान्य से तेज हवा के साथ बारिश होने के चलते तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम 31 तो न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बरसात की संभावना जताई गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर मुस्लिम मौलाना की टिप्पणी से समाजवादी पार्टी को दोहरी उलझन में फंसा दिया है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न होने देने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ महिला संबंधी मुद्दों पर पार्टी की आक्रामक रणनीति के कमजोर पड़ने का डर सता रहा है। मुश्किल इसलिए भी अधिक है क्योंकि टिप्पणी किसी सामान्य नेता या कार्यकर्ता पर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पर हुई है और दूसरी तरफ भाजपा लगातार इस मुद्दे को गरमा रही है। सपा मुखिया की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल सपा वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है। रणनीति के तहत नेताओं कार्यकर्ताओं को विरोध जताने की छूट दे दी गई है, परंतु बड़े नेताओं का मौन अभी जारी रहेगा। दूसरी तरफ भाजपा की कोशिश विवाद को लंबे समय तक खींचकर सपा को बैकफुट पर बनाए रखने की है। सपा मुखिया पिछले दिनों डिंपल और अन्य पार्टी सांसदों के साथ दिल्ली में संसद के पास स्थित मस्जिद में गए थे। इस पर एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद के अंदर डिंपल के पहनावे को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। अपमान और उस पर सपा की चुप्पी को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। भाजपा के सांसदों ने संसद भवन के बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया। यहां महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सीधे अखिलेश पर हमला बोला। कहा कि सपा मुखिया की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की लालसा को दर्शाती है। क्या उन्होंने सत्ता के लिए अपनी पत्नी का अपमान स्वीकार कर लिया है? सपा का मौन क्या इस सोच की सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगे? भाजपा के अन्य नेता भी लगातार सपा को घेर रहे हैं। इससे सपा की बेचैनी बढ़ी है। माना जा रहा है कि सपा अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले में शामिल मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने 31 जुलाई की रात एक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। यह हमला लगभग 7 घंटे चला, जिसमें 4 अलग अलग जिलों सोलेमियानस्की, सिवतोसिन्की सहित 27 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 6 वर्षीय बच्चा भी शामिल था, जबकि 52 से अधिक लोग घायल हुए। एक बहुमंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया और स्कूल सहित बच्चों का अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे शोकेस किलिंग्स बताया और कहा कि दुनिया ने फिर से देख लिया कि रूस शांति की हमारी अपील का क्या जवाब देता है। नए दिखावे के लिए किए गए जनसंहार। उन्होंने यह भी जोड़ा कि शक्ति के बिना शांति असंभव है। यह बयान अमेरिका और यूरोप के साथ शांति की बातचीत के प्रयासों के बीच आया है। हाड़ मांस का शरीर गठरी बन चुका है। पीठ और पेट एक हो चले हैं। धमनियों का रक्त प्रवाह रुक रहा है। दाने दाने को मोहताज बच्चे काल की गाल में समा रहे हैं। राहत की ठेई पर बढ़े हाथ बम धमाकों से कट रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल में जो बर्बरता दिखाई, उसका खामियाजा फलस्तीनी भुगत रहे हैं। अब तक 60,000 लोग इजरायली हमले में मारे गए हैं। हर 3 घंटे पर एक बच्चे की मौत हो रही है। त्राहिमाम सब कर रहे, दिल किसी का पसीज नहीं रहा। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अकाल या भूखमरी घोषित नहीं हो सकती। हर दिन 2000 बच्चे जो नहीं मर रहे, आप सही पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की 3 शर्तों में एक शर्त यह है, हर 10,000 की आबादी में 5 बच्चों की मौत रोज हो, तभी अकाल घोषित होगा। फिलिस्तीनियों की आबादी लगभग 20 लाख है। इस लिहाज से जरूरी संख्या 1000 बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत परेशान नहीं है, बल्कि भारत ने अमेरिका और ट्रंप को एक अलग तरह से जवाब देने की योजना बनाई है। भारत इस टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और इस मामले पर नेगोशिएशन टेबल पर चर्चा करेगा। साथ ही दोनों देशों के हितों को पूरा करने के लिए समाधान खोजने को तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ ही एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। उन्होंने यह टैरिफ लगाने के पीछे रूस से तेल खरीदारी और लॉन्ग टर्म व्यापार बाधाओं का हवाला दिया है।
एक सरकारी सूत्रों ने कहा, भारत इसका जवाब नहीं देगा, चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है। हम जो भी करेंगे बातचीत की मेज पर करेंगे। लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई है, जिसमें टैरिफ को लेकर 10 से 15% तक की बात हुई है। हम देश हित में जो होगा उसके लिए हर संभव कदम उठाएंगे। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान सदन में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी का सदन में न आना अपमान है। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुझसे निपट लो, क्यों प्रधानमंत्री को बुला रहे हो। अमित शाह के भाषण शुरू करने के साथ ही विपक्षी ने मांग की कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के भाषण के बीच नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अमित शाह अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम अगर सदन में नहीं आ रहे हैं तो यह सदन का अपमान है। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। विपक्ष की ओर से की जा रही इस मांग पर अमित शाह ने कहा, पीएम अपने ऑफिस में है, इनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? मेरे से निपट जाता है तो काहे को प्रधानमंत्री को बुलाओ और तकलीफ होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी ज्यादातर मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं देती और वे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीएससी की बैठक में ये तय किया गया था कि दोनों सदनों में 16-16 घंटे चर्चा की जाएगी, लेकिन जवाब कौन देगा ये सरकार और पीएम मोदी तय करेंगे। 25 साल बाद टीवी पर लौटे स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के कल्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने दर्शकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस शो के पहले एपिसोड में जहां तुलसी बा और अपनी सास भी याद करके दुखी होती है और गायत्री उसकी उम्र का मजाक उड़ाती है, तो वहीं दूसरे एपिसोड में भी मेकर्स ने ड्रामा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। शादी की 38वीं सालगिरह मना रही तुलसी को बढ़ती उम्र के साथ अपनी ही बेटी नंदिनी से ताने सुनने को मिले। हालांकि इस एपिसोड के बाद तुलसी की जिंदगी में बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है, यह तय है। कॉमेडियन सुदेश लहरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कैसे उन्होंने गरीबी का सामना किया है। अमन औजला के साथ बातचीत के दौरान सुदेश ने बताया कि कैसे वह गरीबी में बड़े हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं और साइन बोर्ड भी नहीं पढ़ सकते, फिर भी वह पैसे खर्च करने और जीवन का आनंद लेने में विश्वास रखते थे।